हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे सिविल सेवा, पुलिस व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था। इन चारों के बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सिविल सेवा के बारे में। तो पृष्ठभूमि, बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण के पश्चात धीरे धीरे अन्य भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण स्थापित हुआ। अतः औपनिवेशिक हितों की पूर्ति एवं भारतीय क्षेत्रों पर पर्याप्त नियंत्रण के लिए एक सुदृढ़ प्रशासन की जरूरत थी, जिसके माध्यम से भारतीय राजस्व को सुगमता से प्राप्त किया जा सके। मतलब प्रशासन को मजबूत करने पर इन्होंने बल दिया। विदेशी होने की वजह से अंग्रेज भारतीय जनता से लगाव या स्नेह की आशा नहीं रखते थे। अतः भारत पर नियंत्रण के लिए जन समर्थन की बजाय शक्ति का सहारा लिया गया। इसी क्रम में प्रशासनिक संरचना का निर्माण किया गया। इसी तरह कानून व्यवस्था की स्थापना कर ब्रिटिश शासन को स्थायित्व देने एवं ब्रिटिश आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए एक प्रशासनिक तंत्र की स्थापना की गई। अब भारत में सिविल सेवा का विकास कैसे हुआ, इसको हम जानेंगे। वारेन हेस्टिंग ने जब बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति कर प्रत्यक्ष रूप से कंपनी का शासन स्थापित किया, तब कंपनी के व्यापारी प्रशासन की देखरेख भी करते थे, है ना। जो प्रशासन की देखरेख भी करते थे, कंपनी के ये कर्मचारी निजी व्यापारिक लाभ के लिए प्रशासन की अवहेलना भी करते थे। अतः कॉर्नवालिस ने कंपनी शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक पूर्णकालिक प्रशासनिक वर्ग का निर्माण किया। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया। कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि कंपनी के कर्मचारी ईमानदारी से तब तक कार्य नहीं करेंगे जब तक उन्हें पर्याप्त वेतनिक सुविधाएं न मिल जाए। अतः कॉर्नवालिस ने एक सिविल सेवा का गठन किया और जिले के कलेक्टर का वेतन 1500 रुपये मासिक निर्धारित किया तथा कुल राजस्व वसूली का 1% कमीशन देने की बात कही। कॉर्नवालिस ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। क्या कदम उठाए इसने? अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की, सरकारी अधिकारियों के निजी व्यापार करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया, अधिकारियों द्वारा उपहार आदि लिए जाने पर रोक लगाई, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दिए जाने का प्रावधान लागू किया। कॉर्नवालिस के समय से सिविल सेवा भारतीयों को हतोत्साहित करने वाली रही। वो प्रत्येक भारतीय को भ्रष्ट मानता था, अतः उसने सिविल सेवा का यूरोपीयकरण किया, है ना। भारतीयों को उन्होंने स्थान नहीं दिया। सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। आगे चलकर लंदन में भी अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए हेलीबरी कॉलेज की स्थापना की गई, है ना। भारत में कौन सा? फोर्ट विलियम कॉलेज, और लंदन में हेलीबरी कॉलेज की स्थापना की गई। 1833 के अधिनियम की धारा 87 के अनुसार पहली बार नागरिक सेवा के लिए योग्यता को आधार बनाया गया और 1853 के अधिनियम में सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने की बात कही, है ना। 1853 में कॉम्पिटिशन एग्जाम होने लगे सिविल सेवा के लिए। 1855 में डलहौजी के समय सर्वप्रथम यह परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित की गई। सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में हुए थे तथा दूसरे रमेश चंद्र दत्त 1869 में हुए थे, 1869 में हुए थे, है ना। तो पहले सत्येंद्र नाथ टैगोर IAS बने थे, ठीक है। लॉर्ड लिटन ने भारतीयों को सिविल सेवा से बाहर रखने के लिए 1878 में सिविल सेवा परीक्षा में उम्र सीमा को घटाकर अधिकतम 19 वर्ष कर दिया। इन सिविल सेवकों को अनुबंध सिविल सेवा भी कहते थे, जिसका तात्पर्य है कि अधिकारी ब्रिटिश सेवा के लिए अनुबंधित कर दिए जाते थे। लिटन ने एक वैधानिक सिविल सेवा की योजना बनाई, जिसके अनुसार प्रशासन में 1/6 पद, मतलब 1/6 उच्च वर्ग के भारतीयों से भरे जाने थे, किंतु यह योजना असफल रही। 1919 अधिनियम के तहत एक लोक सेवा आयोग गठित करने की बात कही गई। 1919 के अधिनियम के तहत एक लोक सेवा आयोग गठित करने की बात कही गई। 1922 में भारत और लंदन में साथ साथ परीक्षा आयोजित की गई। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ और 1935 के अधिनियम के तहत एक संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, है ना। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग का गठन कब हुआ? 1935 में, ठीक है।
मूल्यांकन क्या होगा इसका? ब्रिटिश शासन की मजबूती के लिए सिविल सेवा अत्यंत कुशल सिद्ध हुई। नीति निर्माण में इनकी भूमिका रही। ईमानदारी, कठिन परिश्रम एवं स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की परंपरा का इनमें विकास हुआ। अपने इन्हीं गुणों के कारण औपनिवेशिक काल में सिविल सेवा ने ब्रिटिश हितों को पूरा किया। इसी संदर्भ में सिविल सेवा का ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती ढांचा कहा गया है ना। सिविल सेवा को ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती ढांचा कहा गया। आज यही सिविल सेवा अपने परिवर्तित स्वरूप के साथ लोक सेवा के रूप में एक कल्याणकारी राज्य के उदाहरणों को लागू करने में अपनी भूमिका निभा रही है। जो वर्तमान यूपीएससी है, इस संदर्भ में ये बात कही गई है। अब लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ आयोग है, जैसे एचिंसन आयोग है जो 1886 में लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल थे जब बना था। ईस्टलिंगटन आयोग है, ये लोक सेवा से संबंधित है, 1912 में बना था लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के समय। और ली कमीशन है ना, ये लोक सेवा से संबंधित था, 1923 में लॉर्ड रीडिंग के समय ये बनाया गया था। अब हम जानेंगे पुलिस सेवा के बारे में। भारत में पुलिस सेवा का जनक भी कॉर्नवालिस को माना जाता है, जिसने जिले में पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की और जिले के अनेक पुलिस चौकियों को बांटकर दरोगा की नियुक्ति की। 1861 में भारतीय पुलिस अधिनियम बना, जिसके तहत पुलिस को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए, जिसमें आशंका के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करने का प्रावधान था। कर्जन के काल में 1902 में फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश पर गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत हुई, है ना। सैन्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे। भारत में ब्रिटिश भारतीय सेना का जनक मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस को माना जाता है, जिसने 1748 में मद्रास में भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी का गठन किया। इस ब्रिटिश सैन्य संगठन के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य क्या था? भारतीय शक्तियों को जीतना, आंतरिक विद्रोह से ब्रिटिश राज्य की सुरक्षा करना, अपने वैश्विक साम्राज्य की सुरक्षा करना। ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक प्रश्न अगर आपके पास आता है, भारत में ब्रिटिश सेना का गठन का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था, वो ऊपर जो मैंने बताया अगर वो चारों हो तो सबसे पहले सर्वप्रमुख कारण क्या है? भारतीय शक्तियों को जीतना, है ना। ये सर्वप्रमुख कारण कहलाएगा। भारतीय सैन्य व्यवस्था में नस्लवादी भेदभाव कायम था, अतः भारतीयों को निम्न वेतन और सुविधाएं दी जाती थी। उन्हें सूबेदार से उच्च पद नहीं दिया जाता था, जबकि अंग्रेज सैनिकों को उच्च पद और वेतनिक सुविधाएं दी जाती थी। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय सैनिकों को यूरोपीय सैनिकों की संख्या से संतुलित करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में बंगाल की सेना में भारतीय और अंग्रेज सेना का अनुपात 2:1 रखा गया, जबकि बॉम्बे एवं मद्रास में यह अनुपात 5:2 रखा गया। तोपखानों के पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन रखा गया और सेना को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जाति और क्षेत्र के आधार पर सैन्य टुकड़ियों का गठन किया गया। भारत में अंग्रेजों ने एक ऐसी सेना तैयार की जिसमें बहुसंख्यक भारतीय थे। फिर भी अंग्रेजों ने भारत की विजय की और लंबे समय तक शासन किया, है ना। भारत की विजय की और लंबे समय तक शासन किया। इसका कारण यह था कि आधुनिक राष्ट्रीयता की भावना का विकास नहीं हुआ था और साथ ही किसी सैनिक ने यह नहीं सोचा था कि वो कंपनी की सेवा करके कोई भारत विरोधी कार्य कर रहा है ना। दूसरी तरफ भारतीय सेना इस विचार से युक्त थे कि वेतन के बदले वे अपने कर्तव्य और वफादारी का पालन कर रहे हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था के बारे में, है ना। तो इसका उद्देश्य, विकास, विशेषताएं हम जानेंगे। उद्देश्य क्या था इसका? भारत में भू संपत्ति से संबंधित और राजस्व प्राप्ति के हितों से परिचालित होकर ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली की स्थापना की गई। वस्तुतः वारेन हेस्टिंग के काल में भारत में ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली की स्थापना हुई। विकास देखते। वारेन हेस्टिंग के समय न्यायिक व्यवस्था के तहत प्रत्येक जिले में दीवानी और फौजदारी अदालत स्थापित की गई, जहां न्याय का कार्य जिले का प्रमुख को सौंपा गया। दीवानी अदालतों में हिंदुओं के लिए हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू होते थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जहां एलिजा एमपी को मुख्य न्यायाधीश बना गया है। इसके अधिकार क्षेत्र में कलकत्ता में रहने वाले सभी अंग्रेज और भारतीय आते थे। यदि किसी मामले में दोनों पक्ष सहमत हो तो कलकत्ता से बाहर भी मुकदमे की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती थी, है ना। कलकत्ता से अगर कोई बाहर का मुकदमा है तो भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा सकती थी, अगर दोनों पक्ष सहमत हो तो।
कॉर्नवालिस ने न्यायिक क्षेत्र में सुधार करते हुए कॉर्नवालिस कोड लागू किए, जो शक्ति की पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था, जिसके तहत राजस्व प्रशासन और न्याय प्रशासन को अलग कर दिया गया। जिला अधिकारी को केवल राजस्व संबंधी मामलों में अधिकार दिया गया। न्याय के लिए जिला जज की नियुक्ति की गई, मतलब जिला जज और जिला कलेक्टर को इसने अलग कर दिया। कॉर्नवालिस के समय फौजदारी मामलों में निर्णय हेतु पश्चिमी अवधारणा को लागू किया, जिसके तहत हत्या के मामले में निर्णय हत्यारे की भावना के आधार पर किया जाएगा, अस्त्र शस्त्र के आधार पर नहीं, है ना। इस तरह मृतक के अभिभावक की इच्छा से क्षमा करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई और कानून की सर्वोच्चता स्थापित की गई, मतलब इसमें कानून के शासन की स्थापना करने पर बल दिया। कॉर्नवालिस को अपने न्यायिक सुधारों के लिए विलियम जोन्स का सहयोग मिला था, है ना, विलियम जोन्स का सहयोग मिला था। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के काल में न्यायिक सुधारों पर इंग्लैंड की उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव देखा जा सकता है। इसी क्रम में बेंटिंक ने दंड विधान की कठोरता कम कर दी और कोड़े मारने की सजा समाप्त कर दी। वस्तुतः वो उपयोगितावादी विचारक बेंथम के इस विचार से प्रभावित था कि अपराधियों को सजा सुधारने के लिए दी जानी चाहिए, ना कि बदला लेने के लिए, है ना। बेंटिंक ने लोगों के आवागमन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर निजामत कोर्ट की अदालत की स्थापना की तथा न्यायालय में स्थानीय भाषा के प्रयोग की अनुमति दी। उसने मेघालय के अधीन विधि आयोग का गठन किया और कानून का संहिताकरण किया, है ना। इसी क्रम में भारतीय दंड संहिता का निर्माण हुआ, आईपीसी का, जैसे हाल ही में चेंज करके भारतीय दंड संहिता कर दिया गया है ना, आईपीसी नाम को बदल दिया गया है अब, है ना। 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत पुराने सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया और कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। किसके तहत? 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत। 1935 के अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, किंतु अभी भी अपील का अंतिम अदालत इंग्लैंड में मौजूद प्रिवी काउंसिल थी, है ना। अब इसकी विशेषताएं क्या थी? कानून का शासन सबसे प्रमुख। कानून के शासन के तात्पर्य के शासन का संचालन किसी व्यक्ति की इच्छा से न होकर विधि या कानून से संचालित होगा। वस्तुतः कानून के शासन के अंतर्गत व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा निहित होती है, किंतु व्यवहारिक रूप से भारत में कानून का शासन नहीं था, क्योंकि कानून का निर्माण भारतीय जनता द्वारा नहीं बल्कि विदेशी शासकों से हो रहा था और अंग्रेजों की इच्छा ही कानून थी। इस तरह भारत में कानून का शासन औपनिवेशिक ढांचे के अंतर्गत था। कानून के समक्ष समानता, इसका अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी मनुष्य समान होंगे। जन्म, स्थान, जाति, रंग आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, किंतु व्यवहारिक रूप से यह सिद्धांत भी लागू नहीं था, क्योंकि यूरोपियों के लिए अलग से अदालत मौजूद थी। वस्तुतः न्यायिक प्रणाली में रंग भेद कायम था, जो रिपन के काल में इल्बर्ट बिल विवाद से प्रमाणित होता है। इल्बर्ट बिल में भारतीयों को यूरोपियों का मुकदमा सुनने अर्थात न्यायिक निर्णय करने का अधिकार दिया गया, किंतु अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह के कारण रिपन ने इल्बर्ट बिल वापस ले लिया, जो न्यायिक व्यवस्था में रंग भेद को सूचित करता है। मतलब ये था कि जो भारतीय जज होंगे वो यूरोपीय लोगों के मुकदमे भी सुन सकते हैं, इसे इल्बर्ट बिल कहा गया है। लेकिन इसमें यूरोपियों ने विरोध किया। यूरोपियों ने किस कारण से विरोध किया? उन्होंने कहा कि जो भारतीय काले रंग के, वो काले रंग गोरे लोगों को न्याय प्रदान करेंगे, है ना, तो ये रंग भेद था, है ना। तो इसने मतलब अंग्रेज जो लोग थे उन्होंने इल्बर्ट बिल का विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों के मुकदमे नहीं सुन सकते। तो फिर क्या हुआ? इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा, है ना। इसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली इस दृष्टि से भी भेदभावपूर्ण थी कि यह महंगी और विलंबनकारी थी तथा सामान्य जन पहुंच से बहुत दूर थी। अतः अभी भी अपील की अंतिम अदालत तो इंग्लैंड में मौजूद प्रिवी काउंसिल थी। ठीक है। अब ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति है, इसको हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।